नमस्कार, मैं हूँ अमित कल्ला और बीकानेर थिएटर आर्ट कल्चर फेस्टिवल में लोकायन के इस फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का इस्तकबाल है। और आज हमारे बीच दो महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, कला से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण नाम हैं, जिनमें यूनुस खिमानी जी हमारे साथ हैं। यूनुस सर नमस्कार। एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, आर्ट को आपने लंबे समय तक पढ़ाया है और कई भारत के उच्च संस्थानों में आपने कलाओं को लोगों को दीक्षित किया है कला से। और लास्ट जो है आपके क्रेडिट में जाता है कि आप सवाई मानसिंह जो म्यूजियम है सिटी पैलेस, उसके भी आप डायरेक्टर। यूनुस सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो जुड़े हैं आज हमारे साथ में, हमारे दर्शकों के साथ में, इस पूरे प्रोग्राम में, इस फेस्टिवल में, और वो हैं हेमंत जी। हेमंत, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। हेमंत जी उदयपुर से हैं, उदयपुर विश्वविद्यालय में, सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कला के आप प्रोफेसर हैं। और लगभग 30, 35, 40 दशकों से निरंतर आप कला को साध रहे हैं और बहुत से उम्दा कलाकार आपने हमारे समाज को, हमारे प्रदेश को दिए हैं, देश को दिए। और आप खुद भी एक अच्छे प्रैक्टिशनर आर्टिस्ट हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में इस पूरे फेस्टिवल में स्वागत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूनुस सर की तरफ जाना चाहूंगा। सर, टेल अस समथिंग अबाउट योर फाउंडनेस, योर इंक्लिनेशंस, योर लव, your trustful relationship with the art, with culture, and on both sides, which allows you to become a part of this unending flow. Yunus sir. देखिए, मेरी शुरुआत हुई बड़ौदा में। मैं जब ज्वाइन हुआ 1974 में फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एमएस यूनिवर्सिटी में। और ये एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ। वहाँ मैंने पढ़ाई की। जो देखिए, कोई भी संस्था बड़ी होती है, लेकिन उसमें गिने चुने लोग होते हैं, वो संस्था को बनाते हैं, है ना। और मैं अगर गिनती करूँ तो करीब 5-6 लोग ऐसे थे जो जो उस संस्था को एक अलग स्तर पे ले गए। वो थे प्रोफेसर के.जी. सुब्रमण्यन, प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शेख, नसरीन मोहम्मदी, प्रोफेसर ज्योति भट्ट, फिर कृष्णा छातपार। और ये सब लोग थे जो एक ऊंची स्तर के लोग थे। इनके साथ जब मैंने वहाँ बीए भी किया और एमए भी किया पेंटिंग में। तो करीब मैं 7 साल मुझे मौका रहा कि वहाँ मैं उस एटमॉस्फेयर में रहूं, पलूं, बड़ा हूँ। तो वहीं मैं बड़ा हुआ। और उनका एक एटीट्यूड था कि पेंटिंग या स्कल्पचर या फाइन आर्ट्स जिसको हम बोलते हैं, विजुअल आर्ट्स जिसको हम बोलते हैं, वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता। वो एक बड़ा कल्चर का पार्ट है और एक बड़ी दुनिया का हिस्सा है। और वो फीड करता है हर एक जगह से। और तो उन्होंने हमें एक अलग तरह का एक्सपोजर दिया कि हम लोग वहाँ डांसर्स से भी मिलते थे, डांस भी होता था, म्यूजिक भी होता था, फिल्म सोसाइटी भी थी, हम फिल्म्स भी देखते थे। हम जैसे हमारे टीचर थे प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शेख, वो गुजराती के बहुत वेल नोन कवि है। तो वो कविता लिखते थे, उनको कवि मिलने आते थे, उनके साथ हम बैठते थे, बातें करते थे, है ना। तो ये एक एक बहुत वाइड व्यू वाला हमें एक्सपोजर मिला। और उनका मानना ये था कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है ना, जो आप उसको अलग कर सको। ये अलग होने वाली चीजें नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं।
और तो ये था। अब ऐसा जब एक्सपोज़र मिलता है ना, तो क्या होता है कि हम लोग काफ़ी एक्सप्लोरेटरी हो गए। हमारा एक नेचर बन गया कि हम कभी ये नहीं सोचते थे कि ये हमारा हिस्सा नहीं है ना? तो जब फिर मैं पढ़ाने लगा, फाइन आर्ट्स में था, फाइन आर्ट्स मतलब विद्यानगर में पढ़ाया, फिर मैं सेप्ट कैंपस में कनोरिया सेंटर जो बना उसमें मैंने पढ़ाया। तो मुझे एक अलग तरह का एक्सपोज़र, जैसे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का वो कैंपस था। प्रोफेसर बीवी दोषी हमारे डायरेक्टर थे, जो बहुत नामी आर्किटेक्ट है ना? तो मेरा आर्किटेक्चर से बहुत बड़ा एक्सपोज़र वहाँ हुआ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में, है ना? फिर मैं थोड़े साल बिज़नेस में भी गया, मेरे ब्रदर का बिज़नेस था उसमें भी गया। तो मैं आज ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं बैलेंस शीट पढ़ सकता हूँ कंपनी की, और बैलेंस शीट पढ़ के आपको बता सकता हूँ कि कंपनी की हालत कैसी है ना? मैं उतना फाइनेंस जानने लगा बिज़नेस में, और बिज़नेस कैसे होता है वो सारा कुछ जानने लगा। फिर मैं वापस टीचिंग में आया, तो मैं एनआईडी में था, फिर एनआईडी में मैं विजिटिंग फैकल्टी था, फिर मैं निफ्ट गया, तो मुझे एनआईडी में डिज़ाइन का बहुत बड़ा एक्सपोज़र मिलने लगा। फिर मैं निफ्ट में था, तो निफ्ट में मुझे एक फैशन का बहुत बड़ा एक्सपोज़र मिला। उसके बाद मैं फिर एनआईडी में आया, और फिर वहाँ फुल टाइम फैकल्टी भी था, और उसके बाद जयपुर में मुझे मौका मिला, तो मैं जयपुर आया, और जयपुर यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट्स एंड डिज़ाइन में मैं डीन था अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। यहाँ मुझे कैरिकुलम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का बनाने को मौका मिला। ये कैरिकुलम बनाने का एक्सरसाइज जो था वो मेरे लिए बहुत अहम था, बहुत मुझे सिखाया उसने। और उसके बाद जब राजकुमारी दिया कुमारी जी ने मुझे बोला कि आप यहाँ आ जाओ, तो मैं सिटी पैलेस में डायरेक्टर, अब म्यूजियम का मैं डायरेक्टर बना, और मैं दुनिया भर के लोगों से मिलता था। तो मुझे आज मैं जब काम करता हूँ तब मुझे लगता है कि ये सारा मेरा अनुभव का निचोड़ मेरे काम में आने लगा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक्सपोज़र है। हाँ, मुझे मुझे फैशन से लेके, डिज़ाइन से लेके, म्यूज़ियम से लेके, थियोरी। दूसरा, हमारे टीचर्स में एक चीज़ थी, जैसे सुब्रमण्यन साहब थे, मणि साहब, हम उनको मणि साहब बोलते थे। तो मणि साहब हरदम ये मानते थे कि थियरी और प्रैक्टिस अलग चीज़ नहीं है ना? आप कुछ करते हो तो वो प्रैक्टिस हो गया। उसके बारे में आप सोचते हो तो वो थियरी हो गई। उसके फिर करते हो तो फिर प्रैक्टिस हो गई। तो थियरी और प्रैक्टिस, जैसे हम कदम चलते हैं ना, वैसा है कि एक कदम प्रैक्टिस का है तो एक कदम थियरी का है, तो एक कदम प्रैक्टिस का है ना? तो ये अलग चीज नहीं है। आपको हरदम काम करते वक्त सोचते भी रहना पड़ता होता है, और वो एक कदम है चलने का, है ना? सर, हम भी अपनी इस प्रोग्राम में कदम दर कदम चलते जाएँगे, फिर एक कदम आपके तरफ आएँगे, जी, एक कदम जी, हेमंत जी आप के पास जाएँगे, एक कदम उदयपुर जाएँगे। तो ये बेसिकली ये कनेक्शन का खेल है सर सारा, कनेक्ट कनेक्शन का होने का खेल है। है। ये जी, एक्ट है, कनेक्ट है और फिर ये रिफ्लेक्ट है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, उसको हम सहेजने की, बटोरने की इस पूरे प्रोसेस के दरमियान कोशिश कर रहे हैं। जी, हेमंत सर आर्ट पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल भी पढ़ाते हैं, थ्योरी भी पढ़ाते हैं। हम तो आपको अडोर करते हैं सर, सलाम करते हैं एज़ एन आर्ट एस्थेटिशियन, जो कि सौंदर्य की जो दर्शनाएँ हैं, उनके जो प्रतिबिंब हैं, उनके जो अनेक रूपाकार हैं, जो इस तरीके से आप बोलते हैं, उस शिद्दत को, उस सदाकत को आपकी सलाम है सर। एक प्रश्न हम सोच रहे थे कि भई क्या पूछा जाए हेमंत जी से? वो जाना जाए जिसे हम जानने में अक्षम हैं, जिसे हम नहीं जान सकते। सारे सवालात हेमंत जी की तरफ उछाल दिए जाएँ। तो सर एक प्रश्न आया था कि जो पारंपरिक भारतीय संदर्भ है हमारे, जो पारंपरिक भारतीय संदर्भ हैं कलाओं के विषय के को लेके, इसमें मूर्त-अमूर्त का एक फेरा है बहुत बड़ा, और ये एक ऐसी बॉल है जो कभी
सब इसके साथ में प्ले करते रहते हैं, मूर्त और अमूर्त की, शब्दों में भी करते हैं और प्रैक्टिकल भी बहुत कुछ होता है। तो कलाओं के ऐसे कौन से अन्य आयाम हैं जहाँ पर इन्हें अनावृत होता देखा जा सकता है? और इस मूर्त-अमूर्त को आपकी दृष्टि से कैसे समझा जाए? हेमंत जी। आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, बुलंद बहुत आवाज़। बहुत अच्छा अमित भाई, आपने एक्चुअली एक विचार है, एक और एक बहुत, हम मुझे लगता है इस भारतवर्ष के दृष्टि से अगर देखें तो हम, मुझे बारंबार लगता है कि हम अमूर्त और मूर्त से भी बियॉन्ड रहे हैं एक्चुअली। अमूर्त और मूर्त की जब बात होती है तो मुझे लगता है ये विश्लेषण हम बहुत ऊपरी सतह पर करते हैं। कला में, कला में स्वयं कला में कोई मूर्त या अमूर्त नहीं है। उसको परिभाषित करने के लिए या उसको समझने के लिए या उसको और सिंप्लीफाइड करने के लिए हमने प्रैक्टिस के मूड में और प्रैक्टिस के मोड में एब्स्ट्रैक्ट और फिगर की पैदाइश की है। भारतवर्ष की कलाओं में बेशक अगर मूर्त और अमूर्त की बात करते हैं तो हम सदैव से अमूर्त रहे, हम सदैव से अमूर्त रहे हैं, हम सदैव से बहुत सांकेतिक रहे हैं, हमने सदैव से मिनिमल बात की, हमने सदैव से नरेशन को त्यागा है, हम सदैव डिटेल से भागते रहे। क्या कारण है कि किशनगढ़ की बनी ठनी बनती है और उससे कुछ समय के अंतराल पर ही मोनालिसा बनती है। एक पूरे पश्चिम जगत का जो सर्वाधिक प्रचलित और बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है मोनालिसा का, कोई बहुत ज्यादा सैकड़ों वर्षों का फर्क नहीं था। उस समय काल के बाद आप देखें कि बनी ठनी बनती है। बारंबार एक विचार सामने आता है कि जब मोनालिसा की चित्रात्मकता को लेके या उसका जब हम डिसेक्शन करेंगे तो एक रियलिज्म मोटे तौर पे सबसे पहले सामने आता है। एक रियलिज्म आता है, एक अमुक छाया प्रकाश आता है जो रेनेसां के समय से और उसके पहले से और उसके बाद में भी वो छाया प्रकाश थोड़ा अपना और ड्रामेटिक होता रहा, वो क्योरो कम होता हुआ ज्यादा होता गया। लेकिन बनी ठनी के पोर्ट्रेट को हम देखते हैं, मैंने ऐसा अपना पेपर्स में भी रेफरेंस दिए हैं, और मुझे बार बार लगता है कि जब बनी ठनी का प्रोफाइल हम देखते हैं, कितनी लंबी ललाट है, कितनी लंबी नाक है, कितना उसका उसका जो आंगिक हमने चित्रांकन किया है, वो कहीं से रियलिज्म नहीं है, वो बिल्कुल प्योर चित्र है, वो चित्र है। उसे हम कलात्मकता की दृष्टि से बात करें तो अब जो कलाकार का सिंप्लीफिकेशन, कलाकार की जो सांकेतिकता है, और कलाकार ने जो जिस तरह की सादगी के साथ हमें दिग्दर्शन करवा के हमारा साधारणीकरण किया है, मैं जब बनी ठनी को देखता हूं तो मुझे मुझे प्योर आर्ट दिखती है, मुझे बहुत एब्स्ट्रैक्शन दिखता है चेहरे का। ये जो सार है, विषय विषय के और अंदर गूढ़ और अंदर जाकर जब हम उसकी छानबीन करते हैं, और उस छानबीन के बाद में जब हम अपने बिंबों के जरिए उस विषय को आत्मसात पहले करते हैं, और फिर हम जब उसका रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, तो वो जिस सिंप्लीफाइड वे में होता है। अब अजंता की रेखाएं देखिए, इवन दो जो ईरान का प्रभाव भारत में आया और उसके बाद जो मुगल चित्रकला हुई, जो हमारा राजपूत हुआ, हम 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 बहुत प्योरली अमूर्त हमेशा से रहे। हम अपने रीति रिवाजों में अमूर्त रहे, हम अपने संस्कारों में अमूर्त रहे, हम अपनी परंपराओं में अमूर्त रहे। अमूर्त से मेरा थोड़ा आशय यहाँ मिनिमल की तरफ जाता है, और शिव, और शिव लिंग की प्रतिमा हमारे सबके सामने है, स्वस्तिक की अवधारणा है, और ऐसी अनगिनत अवधारणाएं हैं जो बहुत मिनिमल को और बहुत अमूर्तता वाले उस भाव को हमारे सामने रखती है, बजाय किसी निरेशन के। भारतीय कलाओं को मैं इस दृष्टि से सदैव से ज्यादा अमूर्त और कम फिगरेटिव और कम नेरेटिव एज सच मानता रहा हूँ। और शायद मुझे यही लगता है कि मैं कह सकता हूँ, अगर किसी एडवर्ब में या प्रोवर्ब में बात करनी हो, तो मुझे लगता है कि यूरोप का 14वीं या 15वीं या 16वीं शताब्दी के आसपास की बनी हुई कोई लता, कोई क्रीपर या कोई फूल
बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उसी समय काल भारतीय कलाओं में बना हुआ फूल खुशबू देता है। वो कमाल। एक लयबद्धता है उसमें, उसमें एक फूल का पन है, उसमें एक सॉफ्टनेस। अब वो रियलिस्टिक नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ले दे के आर्ट की बात कर रहे हैं, हम चित्रकला की बात कर रहे हैं। और जब कला की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है हम सांकेतिकता की बात कर रहे हैं, हम बिंब की अवधारणा की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे तो बारंबार लगता है कि हम ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर कहीं तुलना भी करें पश्चिम से, ले दे के हम तुलना पश्चिम से ही करते हैं, तो मुझे लगता है भारतीय कलाओं में तो अमूर्त सदैव से रहा है और हम इसके बहुत आदी हैं, बहुत आदी रहे हैं। बहुत ही सुंदर आपने व्याख्या की उसकी, और उसके जो प्रारूप हैं वो हमारे सामने रखे। और ये केवल बातचीत का मसौदा नहीं था साहब, ये नहीं। इसी तरीके से ये कनेक्ट होने की, ये रिफ्लेक्ट करने की एक जुम्बिश थी। हम्म, और जैसा यूनुस सर ने कहा था, कदम दर कदम हमको चलना है, तो मुझे एक मुनि क्षमा सागर की कविता याद आती है, जैन मुनि क्षमा सागर जी की, कि जी अभी मुझे और धीरे कदम रखना है, अभी तो चलने की आवाज आ रही। तो क्या ये बात। एक, तो यूनुस सर, आपने जो अपनी जर्नी को बताया ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, किस तरीके से एज अ होल कलाकार बनता है, बहुत सारे परसेप्शंस के साथ में, इंट्यूशंस को लेके, एक्सप्रेशंस को लेके आप आगे बढ़े। न्यू ट्रेंड्स जो है, आपने बहुत एक्सपेरिमेंट भी किए और बहुत समझा पढ़ाया, ये न्यू ट्रेंड्स ऑफ आर्ट्स को आप कैसे देखते हैं और वो आपको कैसा इंस्पायर करते हैं? मतलब उस फ्रेम के बियॉन्ड, उस फ्रेम को तोड़ने की बात मैं करना चाहूंगा आपसे। देखो, ये जो फ्रेम है ना, वो ऑलमोस्ट टूट चुका है। और वो फ्रेम अभी तो अगर हम ढूंढना चाहे तो भी शायद ढूंढ नहीं पाएंगे। क्योंकि आज पेंटिंग अपने आप में है नहीं, स्कल्पचर अपने आप में है नहीं, आर्किटेक्चर अपने आप में है नहीं, है ना। वो सारा एक 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 मिक्स हो रहा है। और उसकी जो टेरिटरीज है वो बहुत ब्लर होती जा रही जी है ना। अब जैसे आप सोचो कि आज पेंटिंग कोई नहीं करता। आप कंटेम्प्ररी आर्ट में जा देखो तो पेंटिंग एज अ प्योर पेंटिंग कोई नहीं करता, है ना। कहीं ना कहीं पेंटिंग है वो स्कल्पचर की टेरिटरी में जा रहा है, स्कल्पचर है वो पेंटिंग की टेरिटरी में जा रहा है। और आप अगर देखो तो स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में तो बहुत ही ज्यादा मेल होने लगा है ना। काफी बार पता नहीं चलता कि वो स्कल्प्टर है वो आर्किटेक्चर कर रहा है कि आर्किटेक्ट स्कल्पचर कर रहा है ना। क्योंकि मटेरियल भी उसमें एक बहुत बड़ा भाग उसका रोल है कि जैसे आरसीसी है, ज्यादातर आजकल कंस्ट्रक्शन आरसीसी में होता है। और आरसीसी कास्टिंग होता है। आरसीसी क्या है? उसका कास्टिंग होता है ना। तो स्कल्पचर जब कास्टिंग करता है तो आर्किटेक्ट भी आज कास्टिंग करता है। तो आर्किटेक्ट आज कुछ भी बना पाता है। तो ज्यादातर नए बिल्डिंग्स जो है वो एक स्कल्पचर के तौर पे आने लगे हैं। तो ये एक अजीब, और आप उससे भी आगे चलो तो डिजिटल मीडिया है, उसमें भी बहुत सारे लोग खूब सारा काम कर रहे हैं, है जी ना। ज्यादातर मैंने देखा कि डिजिटल मीडिया में जितने डिजाइनर्स काम नहीं करते हैं उतने आर्टिस्ट डिजाइन कर रहे हैं, है ना? और उसमें इतना सारा एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं वो भी तो एक डिजिटल मीडिया है ना। तो ये और उसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स वो भी मेल आ रहा है। तो डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, ये सब मिलके एकजुट हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा बड़ा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर है और बड़ा फैसिनेटिंग एटमॉस्फेयर भी है। मुझे तो बड़ा अचंभा होता है कि आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। और मेरे पास कोई कोई सीमा नहीं है
कोई बोलने वाला नहीं है कि यहाँ से आगे तुम नहीं जा सकते, है ना। एक जमाना था जब पेंटिंग की सीमा थी, है ना, ड्राइंग की सीमा थी, स्कल्पचर की सीमा थी। आज हम उस सीमा के बियॉन्ड है। नहीं, वो बियॉन्डनेस को सर हमने भी देखा है। हमने आपके वर्क्स देखे, जो एक चंद्र महल को आपने एक जो डिजिटली बनाया था, क्रिएट किया था एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट ग्रुप के साथ में। जी और फिर आज हम आपका देखते हैं तो पेपर मैशी के आपके काम देख के वो बिल्कुल उसकी सीमा को तोड़ के अलग काम जाते हैं। उसके बाद में अभी आप जो क्ले के काम कर रहे हैं उस पे भी हम बात करेंगे। जी हेमंत सर, एक फिर से एक दार्शनिक सवाल है, और वो हमारे तो पल्ले नहीं पड़ा, बस की नहीं रही, तो हमको लगा कि आगे सरका दिया जाए और आपको की तरफ उसको भेजा जाए। दरअसल ये जो चित्र को बरतने के दौरान जब कोई पेंट करता है, कोई चित्र बनाता है, तो असल असल किसकी तलाश होती है साहब? जब असल क्या तलाश? बहुत शानदार जिज्ञासा हमारी ये होनी चाहिए, और मुझे लगता है ये जिज्ञासा सबसे पहले हम स्वयं की सभी की एक्चुअली होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं, हम सब देख रहे हैं कि एक शब्द है स्टाइल। एक शब्द स्टाइल है जब हमने ट्रेडिशनल स्कूल्स में काम में लिया था। एक स्टाइल शब्द है अभी कि फलाने की ये स्टाइल है, अमित कल्ला जी की स्टाइल है, यूनुस सर की स्टाइल है, हुसैन का ये स्टाइल। मुझे मुझे पता नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे लगता है कि जब हम पेंटिंग करने के तरीके की दृष्टि से जब इस शब्द को काम में लेते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल गलत। कि जैसे उसका स्टाइल है वो घोड़े बनाते हैं, उसका स्टाइल है वो मटके बनाते हैं, उसका स्टाइल है वो ग्रेडिएशन ज्यादा लेते हैं, उसका स्टाइल है वो इस तरह के टेक्सचर ज्यादा देते हैं, उसका स्टाइल है वो लैंडस्केप्स ऐसे बनाते हैं। आई डोंट थिंक ये स्टाइल नहीं है। स्टाइल आपका टेम्परामेंट है अमित भाई। स्टाइल हमारा टेम्परामेंट, हम किस दृष्टि से, हम किस तरीके से उस परिकल्पना को जीते हैं तत्क्षण जब हम पेंट कर रहे हैं। आपका अपना जो सच है वो सिर्फ वो पल है, वो समय काल होता है जब आप पेंट कर रहे हो। मैं बारंबार ये मानता हूं कि एक मैंने लेआउट बनाया, यानी डिजाइन बनाई, एक टेंटेटिव खाका बनाया एक पेंटिंग का, और उसके बाद एक सर्टेन साइज पर मैं उस पेंटिंग को ट्रांसफर करता हूं। मुझे नितांत ये लगता है कि जब स्टूडेंट्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, जब वो उस प्रैक्टिस को लर्न कर रहे होते हैं तब तक ठीक, पर उसके बाद भी हम में से बहुत से कलाकार पहले एक टेंटेटिव स्केच बनाते हैं, खाका खींचते हैं। मैं सिर्फ पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ उन पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ जो एक बहुत ही आइडियल साइज की होती हैं, जो स्टूडियो साइज होता है। बेशक अगर कोई म्यूरल है तो वो डिस्कस होगा, वो डिजाइन होगा, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली उस पर डिबेट किया जाएगा, कलर स्कीम पे चर्चा की जाएगी। पर एक 2x3 की, एक 3x4 का कैनवास है, एक 4x5 का कैनवास है, एक स्टूडियो वाली आइडियल साइज है, उसका लेआउट बाकायदा बनता है, हम सब बनाते हैं, हालांकि मैं नहीं बनाता। मैं तत्क्षण को जीना चाहता हूं। मैं जब उस कैनवास के सामने हूं, खाली कैनवास के सामने, और उस समय का जो इमीडिएट समय काल है, उस समय की जो मेरी वृत्तियां हैं, उस समय की मेरी जो अभिव्यंजना है, उस समय के मेरे अपने रंग हैं। हमारे सबके अपने रंग बदलते हैं, दिन भर बदलते हैं, बदलने भी चाहिए, बदल सकते हैं। यहाँ पर आके मैं थोड़ी सी उस इमीडिएट का बड़ा फेवर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सामने खाली कैनवास पड़ा है, उसके बाद मैं उसके साथ उस द्वंद्व में आऊं, उस वरिमा के द्वंद्व में आऊं, उस श्वेत, उस वितान के द्वंद्व में आऊं, और मैं अपने आप को उसमें रखूं। अब किसी के सामने कलर की लिमिटेशन, अमित भाई, मैंने ऐसे कई कलाकार देखे हैं जो आर्ट कैंप में जाते हैं और स्पेसिफिक कलर अपने साथ लेके जाते हैं कि कहीं मिले ना मिले यार। मैं समझता हूं जो कैंप की, जो वर्कशॉप की, जो उस आउटडोर की, थोड़ा सा बारबीजा ही तो होते हैं। हम जब बाहर जाते हैं, हम स्टूडियो से बाहर जाके क्यों पेंट करना अच्छा लगता है,
क्यों यूरोप में ऐसे बड़े बड़े आंदोलन हुए कि कलाकारों को बेचैनी होने लगी कि चलो यार स्टूडियो के बाहर जाए, ये दम घुट रहा है। वाकई दम घुटना चाहिए। स्टूडियो में लगातार काम करते हुए आर्टिस्ट का दम नहीं घुट रहा है, मैं मान के चलता हूं, मेरी अपनी निजी राय है कि दैट इज नॉट क्रिएशन, दैट इज प्रोडक्शन। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी लग रही है तो एसी लगा देगा, सर्दी लग रही है तो गीजर लगा देगा, हीटर लगा देगा और अपना नियत काम करेगा। नियत नियति नहीं है सर, नियति की नियति नियत है, पर आपकी नियति थोड़ा सा एक प्लेफुलनेस होती है, एक स्पॉन्टिनिटी होती है, एक आपके खुद के जो 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 आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपका दिल कह रहा है, वो कलर स्कीम होगी, वो स्पेस होंगे, वो बट टेम्परामेंट आपका वही होगा। हर कलाकार का अपना टेम्परामेंट होता है और मुझे लगता है कि जिसे स्टाइल कहा जाता है, टेम्परामेंट को स्टाइल कहा जाना चाहिए। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूं कि इमीडिएट जब जब हम पेंट करते हैं तब की बात अलग होती है। मैं आज सोचा कि मैं कल दिन भर में पेंट करना चाहूंगा, इसका मतलब मैं व्यक्तिशः ये नहीं मानता कि मैं रात को सोने के पहले, नींद के पहले उसकी कल्पना करना शुरू कर दूं कि मैं कैसा करूं। हालांकि आदमी करता है, आम आदमी करता है, हम सब करते हैं, पर फिर भी इससे बचने में मुझे बड़ा मजा है कि जब उसके सामने, उसके समक्ष होंगे, उस स्पेस के समक्ष होंगे और उस इमीडिएट को जब हम ट्रीट करेंगे, तभी वो सच्ची बात निकल पाएगी। वरना मैं उसे एक तरह की अनुकृति कहूंगा, एक तरह का इमिटेशन कहूंगा कि ठीक है, रात को तेने सोचा था, पेंट तो तुम्हारे मानस पटल पर बन चुका था, अब तो आप ट्रांसफर कर रहे हैं। कीजिए, हम सब ऐसा करते रहे हैं, पर मुझे धीरे धीरे इस बात पे मैं ज्यादा मुझे लगने लग रहा है और मैं बारंबार ये कहना चाहूंगा नहीं, बहुत कि आपका गहरी बात टेम्परामेंट। ये बहुत गहरी बात है जिसको और मुझे मुझे लगता है बारंबार कि अमित भाई मुझे बारंबार लगता है कि आपका टेम्परामेंट, आपकी स्टाइल, अगर मैंने लैंडस्केप बनाया, अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया, मैंने पोर्ट्रेट बनाया, मैं आपके साथ वर्कशॉप में हूँ और आजकल तो थीम आ रही है साहब, आजकल तो मैंने सुना है, क्या अपन देखते हैं कैंप्स में भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो सॉरी पर ऐसा हो रहा है, जो भी है। तो मेरे अपने मनोवेग और मनोयोग जो होंगे और मेरा जो इमीडिएट होगा उसके अनुरूप उसका वरिम विन्यास होगा, स्पेस डिवीजन होगा और वो तस्वीर सजने लगेगी और वो फिर अमूर्त और मूर्त से भी परे होता है। नहीं, ग्रेट आप उस ग्रेट इमीडिएट देखिए। ग्रेट हेमंत जी। यूनुस सर, मुझे लगता है मेरे पास एक प्रश्न तो आ रहा था दिमाग में कि आपसे अगला प्रश्न क्या किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इसी बात को आप कैसा देखते हैं? आप इसको थोड़ा-सा एक्सटेंशन दीजिए जो हेमंत जी ने बात को कही है। हेमंत जी भी आपकी तरह आजकल बहुत काफ़ी डिजिटल बनाते हैं और हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया में। तो दोनों ही मतलब हमारे जो आज अतिथि हैं, मैं बता दूँ हमारे दर्शकों को कि दोनों ही कलाओं के पारंगत हैं। ये डिजिटली भी काम कर रहे हैं और मतलब वर्चुअल दुनिया के भी आप लोग उस्ताद हैं और रियल वर्ल्ड के भी तो आप उस्ताद हैं ही, आपको सलाम है। जी, यूनुस सर, इसको आप कैसा एक्सटेंशन देते हैं? देखो, मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था और एक मातिस का कोट आया मेरे सामने और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। उसने कहा है कि अगर आप कोई स्टाइल में पेंटिंग करते हैं तो वो एक पिंजरा है, आप एक मीडियम से काम करते हैं तो वो एक पिंजरा है, आप एक तरीके से काम करते हैं तो वो पिंजरा है, आप पिंजरे में मत जाइए। है ना? क्योंकि वो एक प्रिजन है और आप अपने आप को उस प्रिजन में डाल रहे हो, है और ना? आप प्रिजनर हैं। और आप प्रिजनर खुद बन जाते हो, है ना? तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, है ना? मेरे कुछ फेवरेट आर्टिस्ट है ना? जैसे कि एक जर्मन आर्टिस्ट है, जेरार्ड रिचर। जेरार्ड रिचर का काम मुझे बड़ा पसंद है और मैंने उसका काम कभी भी एक साथ नहीं देखा है, बहुत अलग-अलग समय पे देखा है और जैसे-जैसे मैं देखता जाता हूँ, वैसे-वैसे मेरी प्रशंसा उसके तरफ बढ़ती जाती है। मैंने उसका सबसे पहले काम देखा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में मैं जब था, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में जी, मिलेनियम शो चल रहा था, वो 2000 था।
तो मिलेनियम शो था, उसमें एक पूरा रूम गेरार्ड रिचर्ड का एक ही काम था, यानी करीब 8 कैनवासेस थे, लेकिन उसने बोला था काम एक ही है, वो है ना, वो एक ही चीज को 8 कैनवासेस में उसने किया था। तो वो एक अलग किस्म का काम था, वो एकदम और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस टाइम पे जर्मनी में एक वाकया हुआ था और वो वाकया बहुत प्रसिद्ध हो गया, यानी न्यूज़पेपर और सारे मीडिया में, है ना। और उसमें क्या हुआ था कि कुछ 2-3 नौजवान ने मिलके कुछ हत्याएं की थी, और वो एक नेशनलिज्म के नाम पे हत्याएं हुई थी, है ना। और वो लोग जर्मनी की नेशनलिज्म में मानते थे, और उनको फिर अरेस्ट किया गया, उनके सामने मुकदमा हुआ और उनको फांसी भी हो गई, है ना। और जेरार्ड रिचर्ड ने उस पर काम किया था, और वो उसको उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया था कि इनको हम क्या बोलेंगे, नेशनलिस्ट बोलेंगे कि टेररिस्ट बोलेंगे, क्योंकि वो जो बात कर रहे थे वो सही थी, है ना। उनके शायद तरीके ठीक नहीं थे, लेकिन बात सही थी। तो आप तरीके को पनिश कर रहे हो कि बात को पनिश कर रहे हो, ये बताइए, है ना। तो उन्होंने, जैसे पिकासो ने गोवेर्निका की है, वैसे वो 7 या 8 कैनवास थे, वो सारे ब्लैक एंड व्हाइट किए थे, और उन्होंने सारे ब्लर करके किए थे, जैसे जैसे आपको टीवी पे कैसे थोड़ा सा काफी बार ब्लर इमेज मिलता है, वैसे ब्लर करके किए थे। और न्यूज़पेपर में जो उन्होंने सारा पढ़ा था, उसके जैसे पिकासो ने गोवेर्निका की ऑलमोस्ट वैसे ही उन्होंने वो 7-8 काम किए थे। चलो ये काम हो गए। फिर मैंने उनका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में एक शो आया था, उसमें 2 काम देखे, वो एकदम अलग थे, वो एकदम रियलिस्टिक रोमांटिक स्टाइल में काम किए थे। मुझे तो जब देखा तो पता भी नहीं चला, मैंने तो जब लेबल पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये गेरार्ड रिचर्ड का है। काम देख के तो मैं, वो जो मोमा में काम देखा था और ये काम, उसके बीच में कोई समानता नहीं थी, ठीक है। फिर मैंने काफी काम, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैंने ऐसे अलग टाइप पे काफी काम देखे हैं। फिर मैं पढ़ने लगा उसके बारे में, तो उन्होंने बोला है कि मेरे पास कोई स्टाइल नहीं है, मेरे पास कोई काम करने का तरीका नहीं है, मेरे पास कोई मीडियम नहीं है, मैं सब्जेक्ट को नजर में रख के काम करता हूं, मेरे लिए सब्जेक्ट ही सत्य है, और उस सब्जेक्ट को जैसा ट्रीटमेंट चाहिए वैसा काम मैं करूंगा। मैं गेरार्ड रिचर्ड कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट ही मेन चीज है ना। गेरार्ड रिचर्ड को अगर अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो उसको अपने सब्जेक्ट के साथ एक ईमानदारी रखनी पड़ेगी। yes. मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी बात है ना। और ये मातिस की बात और गेरार्ड रिचर्ड की बात मुझे काफी बार साम्य में आ गई। और स्टाइल जो शब्द है वो आया कहाँ से, वो फैशन से आ रहा है। स्टाइल का जो शब्द है वो फैशन से आता है, फैशन ना। अब आप सोचो कि फैशन में क्या है। कल मैं मेरी एक फ्रेंड से मैं मिला, कल शाम को ही, है ना। और उसके पहले मेरी एक स्टूडेंट है, वो बहुत बड़ी डिजाइनर, आज फैशन डिजाइनर है, पंथलून्स में हेड डिजाइनर थी, रीड एंड टेलर्स में हेड डिजाइनर थी, ऐसे सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में वो जब भी जयपुर आती है यहाँ मेरे पास रुकती है। मेरे पास इसलिए, उसको तो होटल में, अच्छी होटल में मिल सकता है, लेकिन वो फिर भी मेरे पास इसलिए रुकती है कि मेरे से बात हो सकती है।
रुकेगी तो आपकी बात जगह होगी ना। खाने खाना है साहब, ये सूफियों की वो दरवेशों की स्थान है, तो सबको आना पड़ता है, तो वो आती लगने है, पे जो सीखता है। तो रहती है। तो मैंने उसको एक दिन पूछा, और ये कल जो लड़की मिली थी मुझे, वो मेरी स्टूडेंट नहीं है लेकिन ऐसी ही है, उसको भी मैंने पूछा कि तुम क्या करती हो, तुम डिजाइन करती हो? तो उसने मुझे बोला, दोनों ने यही बोला, एक ही बात बोली, और मुझे अजीब सा लगा कि दोनों की बात एक ही है। और वो बोले, उसने दोनों ने मुझे ये बोला कि हम डिजाइन नहीं करते हैं, वो हम क्या करते हैं, हम स्टाइलिंग करते हैं, हम स्टाइलिंग करते हैं। तो मैंने बोला, मतलब क्या हुआ, स्टाइलिंग और डिजाइन तो एक ही चीज हुई ना? तो बोला नहीं, वो दो अलग चीज है। फैशन में आजकल डिजाइन कोई नहीं करता, सारे लोग स्टाइलिंग करते हैं। कि शर्ट है वो एक बार बन गया है, ट्राउजर है वो एक बार बन गया है, जैकेट है वो एक बार बन गया है ना? हम शर्ट नहीं बना रहे हैं, हम अलग शर्ट बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम स्लीव अलग कर देते हैं, हम कभी कॉलर अलग कर देते हैं, हम कभी बटन अलग कर देते हैं, हम कभी उसका फॉल अलग कर देते हैं, हम उसको फिट कर देते हैं, हम उसको लूज कर देते हैं। तो वो क्या हुआ, वो डिजाइन हुई नहीं, वो स्टाइलिंग है ना? हम ट्राउजर लिया तो हम उसको बैगी बना देते हैं, हम उसको बेल बॉट कर देते हैं, हम उसको टाइट कर देते हैं। तो वो क्या हुआ, स्टाइलिंग हुआ, है ना? तो हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, हम लोग डिजाइन नहीं करते। ये एक तो बड़ा शिफ्ट है जी, डिजाइन से स्टाइलिंग की तरफ का। सर एक शिफ्ट मुझे भी लेना पड़ेगा थोड़ा-सा जी, इस पूरे प्रोसेस के दौरान। हेमंत जी की तरफ फिर से मुझे उदयपुर जाना पड़ेगा। तो जी। हेमंत सर, ये जो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, होलिस्टिक जो आर्ट है, ये एक मसौदे को हमने आपकी दृष्टि से भी समझा, यूनुस सर की विजन से भी हमने उसको जानने की कोशिश की। और इस पूरी वार्ता का उद्देश्य भी एक ये था कि हम जान पाएँ कि एक जो आर्टिस्ट होता है वो क्या होता है। कलाकार होना मतलब स्टूडियो में बैठ के एक अच्छी सीधी लाइन खींचना नहीं होता या कुछ कोरना नहीं है। उसके बियॉन्ड भी आर्टिस्ट कैसा सोचता है, कैसा वो रहता है, उसका उसका परसेप्शन क्या है। इस पूरे कला रंग राग के जो दौरान ये जो डिस्कशन हो रहा है, इसका ये भी एक एम था कि ये लोगों तक पहुँचे। हज़ारों हज़ार लोग इसको देख रहे हैं। हेमंत सर, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, तो राजस्थान प्रदेश का जो सो कॉल्ड आर्ट सीन है या स्पेशली विजुअल की बात कर रहा हूँ, तो उससे आप कैसा देखते और समझते हैं? आपने काफ़ी रिसर्च भी किया है, कुछ एक बार शायद एक किताब भी आप लोगों ने निकाली थी कलेक्टिवली एक गैलरी के मार्फत और आपके साथियों के, दोस्तों के मार्फत। तो अभी आज के आप इस राजस्थान का जो कंटेम्परेरी सीन है, पेंटिंग को लेके, दृश्य कलाओं को लेके उसको आप कैसे डिफाइन कर उसके पहले मुझे 1-2 मिनट दीजिए, मैं नेशनल लेवल जी, की बात, ज़रूर, 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 फिर ज़रूर, हम प्रदेश पर भी आएँगे। ज़रूर। मुझे न जाने क्यों ये लगता है कि हम अभी तक भी मॉडर्न नहीं हो पाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कहीं के भी नहीं रहे? देखिए, 19वीं सदी खत्म होने के बाद, ठीक है, आज का जो डिजिटल जो भी एरा है वैसा नहीं था, पर दुनिया काफ़ी काफ़ी देश करीब आने लगे थे। हमारे यहाँ के भी आर्ट स्कॉलर बाहर लंदन जाके पढ़ने लगे थे। इधर-उधर सारा कंपनी भी यहाँ थी, ब्रिटिशर्स का तो राज था, आना-जाना था। वो क्या कारण थे कि यूरोप में एक समय क्यूबिज्म काम कर रहा है, पिकासो काम कर रहे हैं, ग्वेर्निका बन रही है। उसी समय काल में हमारे देश में क्या बन रहा था? और हम यूँ मॉडर्न हो कैसे गए? कैसे हो गए? इसकी कौन-सी यात्रा है? कुछ थे, कुछ व्यक्तिगत रूप से उन वरिष्ठों के ग्रुप थे, काम कर रहे थे, पर फिर भी वो समय काल हमारे यहाँ आया नहीं था। मुझे कभी-कभी लगता है कि हमने बहुत जल्दीबाजी की और यूरोप की
सारी उस कॉन्सेप्ट को, एस्थेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत शायद जल्दीबाजी से ली और बहुत जल्दीबाजी से हमने देखिए आप वॉश से अलग हो गए, हम अपनी उस कन्वेंशनल, उस ट्रेडिशनल आर्ट के स्पेस से हम बिल्कुल अलग हो गए, हम कंपनी के हो गए तो हो गए। कंपनी में बहुत अच्छा काम हुआ, कंपनी स्कूल में इतना प्यारा काम हुआ है अमित सर की आप पूछिए। वो सब अचानक खत्म हो जाता है और हम अचानक सो कॉल्ड मॉडर्न आर्ट की तरफ, ऐसा लगता है मुझे आज भी जैसे हम बहुत जबरन और जल्दीबाजी से और किसी के धक्के देने से आ गए। आज की बात नहीं कर रहा हूं, हुआ इन पिछले 2 दशकों में काफी एटपार हुआ है और ग्लोबल आर्ट वास्तव में एक धरातल पर आई है। आना जाना देखना, इंटरनेट का होना, ये इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने, मिलना जुलना, तो उससे हम आए। वरना आप और हमने लाइब्रेरी में रेफरेंसेज में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ देखे हैं किताबों। हमें ये पता ही नहीं था कि सर यूनुस सर, हमें ये पता ही नहीं था कि रेम्ब्रांड की अगर पेंटिंग देखनी है तो ठीक है, एक आध किसी किताब में मिल जाए, सारे ब्लैक एंड व्हाइट रेफरेंसेज हुआ करते थे। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बहुत जल्दीबाजी से हम तथाकथित आधुनिक कला को फॉलो करने लग गए थे। मैं 4 शिक्षकों की बात करता हूँ, नंदलाल बोस, सोमनाथ होर और मणिदास। फिलहाल मैं 3 पे रहता हूँ, 4 भी नहीं, क्षमा करना। जिस नजरिए से और जिस वेरिएशन से इन 3 महान कला गुरुओं ने कलाओं के तौर तरीके शैक्षणिक दृष्टि से, अकादमिक दृष्टि से जो आने वाली पीढ़ी को दिए, उतना वेरिएशन हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता। और उससे बहुत फर्क पड़ा 70 और 80 के दशक के बाद। मुझे कभी कभी उन कलाकारों की जब 50 के आसपास की पेंटिंग्स देखता हूं तो मुझे उनके संयोजन में वो उत्तेजना नहीं होती। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा अभी, किसी भी आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा, पर 60 के और 65 के आसपास जब मैं उन कलाकारों के कंपोजिशन देखता हूं तो मुझे एक बहुत सादी सी सादगी दिखाई देती है और उस तरह की कोई बात नजर नहीं आती है जो उस समय वेस्ट में काम हो रहा है। खैर, मेरा आशय आप समझाने की कोशिश जब मैं राजस्थान के परिवेश में करता हूँ, राजस्थान में बेशक एक समृद्धशाली माहौल रहा है कंटेम्प्रेरी आर्ट का, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ हो रहा है। यूनुस सर ने जो कहा कि हम माध्यम से परे हो गए, हम विधाओं से परे हो गए, और उसके बाद लैंड आर्ट को लेके, एनवायरमेंटल आर्ट्स को लेके, इंस्टॉलेशंस को लेके है, ये सारी चीजें अभी भी हमारे प्रदेश में थोड़ा इतना कमतर है, देखने को नहीं मिलती है। और हम अभी भी, जो पहले मैं कह रहा था, स्टूडियो आर्टिस्ट हैं, पर फिर भी राजस्थान में एक ग्रेजुअल बना है और उसमें संस्थानों ने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। जिसमें हम एक बात करेंगे, जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट की बात करेंगे, हम इस उदयपुर के डिपार्टमेंट की बात करेंगे, हम खास करके हम बात करेंगे। कभी कभी मुझे लगता है अमित सर की बंगाल से जो वॉश था वो आते आते लखनऊ होते हुए, इधर होते हुए, जयपुर टच करते हुए अजमेर आके धड़ाम से गिर गया और खत्म हो गया। बहुत बुरा हुआ। आज कौन वॉश को समझ रहा है, कौन वॉश को करना चाह रहा है? खैर, ये अलग बात हुई। लेकिन माध्यम के वैविध्य के साथ में जब कंटेम्प्रेरी मूड में हम लोग आए तो ठीक आए। इसमें कुछ लोगों ने अपनी वक्त पे सेवाएं देके और संस्थागत होके और अकादमियों की भी, समानांतर अकादमियों की भी स्थापना होने से ठीक है, हम क्रमशः आज जो सीन बना है राजस्थान की समकालीन कला का, कोई दुखदाई नहीं है। दूसरे प्रदेशों की तुलना में देखिए किसी दिल्ली या किसी बंबई या किसी कलकत्ता की हम सीधी बात नहीं कर सकते, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया भी एक है, पर फिर भी कहीं अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता भी है प्रादेशिक स्तर पर कुल मिलाकर राजस्थान का समकालीन कला जो वातावरण है वो ठीक है, सापेक्ष काम हो रहा है और तरह तरह के काम हो रहे हैं, बहुत वेरिएशंस हैं, मीडियम को लेके है, सब्जेक्ट को लेके है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो सर जो बता रहे थे ठीक है सर, अब पेंटिंग और स्कल्पचर और
प्रिंट मेकिंग और फोटोग्राफी और बल्कि फैशन और डिजाइन और ये एकाकी बातें अब वंस अपॉन ए टाइम वाली बात हो गई सर। अब कलाकार को नेचुरली सर, अगर माध्यम का इतना रिपीटेटिव हो गया, इतना हो गया, ऑयल कलर चल रहा है ना इतने हजारों सालों, सैकड़ों सालों से, एक्रेलिक कलर और ये कैनवास और ये फ्रेम और ये स्ट्रेचर और ये मेरा स्टूडियो और ये मेरा कोना, और इससे बाहर आके हमें सर एनवायरनमेंट को भी समझना। बाहर जहाँ कलाएं हैं वहां तो अभी नजर ही नहीं पड़ी। अभी तो हम सिर्फ वापस वहीं आ गया। अभी तो हम सिर्फ अपने आकारद तत्वों को, अपने आकारद रूपों को बारंबार उनकी पुनरावृत्ति कर करके मुझे आश्चर्य, हम थक क्यों नहीं रहे? बाहर आना चाहिए, उस बयार को अनुभव करें। बहुत मर्म की बात आपने कही सर, उस कि ये बयार को अनुभव करें, उस पहाड़ की स्थूलता को अनुभव करें, उस नदी के कलकल को अनुभव करें, उस फैशन को अनुभव करें, उस वातावरण को अनुभव करें, उन शब्दों को, उन कविताओं को, उन कहानियों को, उन संस्मरणों को, उन व्याख्यानों को, उन अनुभवों को, उस साहित्य को, आपको, मेरे को, इस पास पड़े हुए इस मसनद को, इस दीवार को। सर, ये जो अनुभव जन्यता है ये मृत प्राय होती जा रही है और हम बहुत लकीर के फकीर होते जा रहे हैं, ये डर। ग्रेट ग्रेट हेमंत जी, ये जो अनुभव है, भयंकर। यही ये अनुभव ही सब कुछ है। मुझे याद आता है, मैं अपने प्रोफेसर जो एच.एस. शिव प्रकाश हैं, कन्नड़ के बहुत बड़े कवि हैं, तो और एस्थेटिशियन हैं, कश्मीर शैविज्म के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनसे पूछा मैंने, जी सर अब क्या करना है? अनुभव करो, बिल्कुल इतना सा। तो वो उसको अब वो समझ में आती है जी कि वो कहने के क्या उसके मायने थे। क्या वो कश्मीर शैविज्म में भी वो अनुभव को कैसे उन्होंने कहा। एक सवाल हमारे को स्टूडियो की तरफ से आया है और समय की भी एक लिमिटेशन है हमारी। तो यूनुस सर, एक प्रश्न है जो नए जो उभरते हुए कलाकार हैं, नए बच्चे जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनकी तरफ से आपको पूछा गया है कि क्रिएटिव प्रोसेस की जो शुरुआत है वो कैसे की जाए? और एक खाली कैनवस को देखकर कभी-कभी माइंड ब्लॉक की स्थिति होती है, तो इससे कैसे निपटा जाए? तो ये यूनुस सर की तरफ ये सवाल को हम धकेलते हैं। देखो, क्रिएटिव प्रोसेस क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक बहुत पेचीदा मामला है। और लेकिन कुछ चीजें उसके लिए जरूरी है, वो उसकी बात जरूर हो सकती है। और ये है, एक बार मैं स्टूडियो में काम कर रहा था और मणि साहब आए और उन्होंने देखा और वो निकल गए। फिर मैं उनके पास गया, मैंने उनको पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने मुझे बोला कि कभी-कभी बाहर जाए। आपको जैसे बोला है ना आपके गुरु ने कि अनुभव करो वैसी ही बात उन्होंने की। कभी-कभी बाहर जाए करो और बाहर जाके देखो, है ना, और बाहर जाके अनुभव करो। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही, जो आज भी मुझे लगता है कभी-कभी वो यहाँ बैठ के मुझे बोलते रहते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि फॉर एन आर्टिस्ट लाइफ इज हिज बाइबल। लाइफ इज एन लाइफ इज हिज बाइबल। आर्टिस्ट के लिए जीवन एक बाइबल है ना। और वो सारी चीजें वो जीवन से करता है, वो जीवन को समझने की कोशिश करता है, वो जीवन को आकारने की कोशिश करता है। अगर वो जीवन नहीं समझता तो वो आकार नहीं सकता। ये सब मेरा अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने ये सब नहीं कहा है। उन्होंने तो मुझे इतना ही कहा कि फॉर एन आर्टिस्ट लाइफ इज हिज बाइबल, यू नो। और मुझे लगता है कि उन्होंने शायद मुझे जिंदगी का लेसन दे दिया कि आपको जीवन देखना है, आपको जीवन अनुभव करना है। और अगर आपको कहीं भी क्रिएटिविटी है तो वो वहीं से आएगी, उसका स्रोत जीवन है।
उसका फाउंटेन हेड जीवन है। और जब मैं रूमी को पढ़ता हूँ या कालिदास को पढ़ता हूँ, तो मुझे यही वहां से दिखता है कि वो भी यही बात करते हैं कि जीवन उसका फाउंटेन है, क्रिएटिविटी। मैं क्रिएटिविटी क्या है वो नहीं बोल सकता, लेकिन ये जरूर बोल सकता हूँ कि ये जो फाउंटेन हेड है वहां से ही कहीं से वो आती। हेमंत जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, आप अभी यूनुस सर जो बात कर रहे थे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक शेर याद आ गया। जी जरूर जरूर। यूनुस सर, जी कि लाश थी जो तैरती रही, जी लाश थी जो तैरती रही, जी। डूबने के लिए जिंदगी चाहिए। क्या बात, क्या बात। तो ये जो कलाएं हैं, ये हमको वो जिंदगी का जो प्रकाश दिखाती है, वो जिंदगी का उजास देती हैं, जिंदगी का जो सुवास है, वो सब कुछ ये कलाएं हमको सौंपती हैं। और नसीहतें भी देती है, वसीहतें भी देती है, जैसा मुझे यूनुस सर से लेनी है। और आप सब हमारे स्टूडियो में आए, हमसे जुड़े और बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल का हिस्सा बने। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आभार और इस्तकबाल। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू हमको बुलाने के लिए।